चाय वाला। एक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया और कहा, बेटा, तुमने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। माँ, क्या कहती हो? मैं सबसे अच्छा क्या बना लेता हूँ? बेटा, तुम्हारे हाथ की बनी चाय सबसे अच्छी होती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कोई काम करो। मैं अकेला काम करके घर नहीं चला पाता हूँ, मेरा हाथ बटाओ। पिताजी, मुझे तो खाना बनाना ही आता है। माँ कहती है कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, तो क्या मैं चाय का ठेला लगा लूं? ठीक है बेटा, ये लो कुछ पैसे और कल से ही अपना काम शुरू कर दो। राजू ने अपना काम शुरू किया। एक दिन राजू का दोस्त उससे मिलने आया। अरे राजू, तुम इतना महंगा दूध क्यों डालते हो चाय में? ऐसे तो तुम्हारी कमाई कैसे होगी? तुम्हें तो थोक बाजार से बहुत ही सस्ती चाय पत्ती और चीनी भी मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल करो। तुम तो व्यापार करना नहीं जानते, मुझसे सीखो। नहीं दोस्त, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि यदि मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तभी कामयाब होऊंगा। उस रात राजू ने सोचा, लगता है दोस्त ठीक कह रहा था। मेरे पास तो बहुत ही कम लोग आते हैं चाय पीने। इस तरह मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा। कल से मैं भी दूध में पानी मिलाकर देखता हूँ, शायद ग्राहक बढ़ जाएं। अगले ही दिन राजू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अरे राजू, आज चाय में कुछ गड़बड़ है, क्या बात है? वो लगता है आज दूध में कुछ मिलावट है, कल से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ भाई, ध्यान रखो, वरना तुम्हारी चाय और दूसरों की चाय में क्या फर्क रह जाएगा। ये बात सुनते ही राजू को आभास हुआ कि वह गलत कर रहा है। वह तुरंत ताज़ा दूध लाया और फिर उसी से चाय बनाकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी चाय दूर दूर तक मशहूर हो गई। जो भी उसके ठेले के पास से गुजरता चाय पी के ही जाता। अच्छा हुआ सही समय पर मुझे समझ आ गई, वरना मैं अपना काम मुश्किल में डाल देता। सीख, ईमानदारी से किए गए काम में ही बरकत होती है। जादुई चिकन मशीन। राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए, वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा।
मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियां भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चे उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना दी और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू, हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई?
और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे अरे, वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहां पर बस नहीं था। अरे, मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है। लगता है कोई उसको चुरा लिया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर 2 लिलीपुट्स थे। आप कौन हैं और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा
उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकालकर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया। तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा। लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा, इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी, मैं आपके राज्य में डैम्स, रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा। आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं। बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियाँ लेकर जाते और बाजार में बेचते थे। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियाँ खत्म होती जा रही थीं। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरे और उसका पति, एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई? वो लोग हर रोज हजारों मछलियाँ हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी। सबकी सब वो ले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे। तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो, इतनी विशाल मछली, लगता है ये व्हेल मछली है। ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे। जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूं तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है। शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे। तो चले।
हाँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। बांस की गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। कासना गांव में गन्ने की खूब पैदावार हुआ करती थी। वहाँ के गन्ने बहुत रसीले और मीठे थे। वहाँ के लोग गन्ने की फसल होने पर उसका रस निकालकर उससे गुड़ और शक्कर बनाया करते थे। गांव के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी, वो थी गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, जो कि गांव में सिर्फ मेहुल चौधरी के पास थी। और फसल कटने के समय लोग मेहुल चौधरी के पास जाकर उसकी मशीन में गन्ने का रस निकाला करते थे, जिसके बदले वो लोगों से पैसे लिया करता था। गांव में गन्ने की पैदावार बढ़ने के कारण मेहुल चौधरी का लालच बढ़ता ही चला गया और उसने लोगों से गन्ने का रस निकालने के ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए। एक साल फसल कटने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मेहुल चौधरी के पास गए। सभी लोगों को इकट्ठा देख मेहुल चौधरी ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है, सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? गन्ने लेकर नहीं आए? रस नहीं निकलवाना है क्या? अरे चौधरी साहब, हम पे कुछ तरस खाइए और गन्ने के रस निकालने के पैसे कुछ कम कर दीजिए। हम गरीबों का कुछ ख्याल कीजिए। हाँ चौधरी जी, आप खुद ही देखिए, कमाई के आधे पैसे तो हम आपको दे देते हैं। आप बताइए, आजकल की महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं भी तो वही कहता हूँ, महंगाई के दौर में डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेरे लिए भी तो खर्चे निकालने मुश्किल है ना। तभी तो मैंने गन्ने का रस निकालने के पैसे बढ़ा दिए हैं। तुम लोग भी अपने गुड़ शक्कर के दाम बढ़ा दो, इसमें क्या है। गांव वालों की बातों का मेहुल चौधरी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं और गांव में इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में श्याम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को ऐसे उदास देखकर उसने कहा, अरे चाचा, मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे छोड़ो श्याम बेटा, तुम क्या हल निकालोगे? चाचा, मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आप। ठीक है बेटा, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, वरना हमें फिर मेहुल चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। श्याम सिंह अगले ही दिन जंगल जाकर बहुत सारे बांस काट कर लाता है और वो उन्हीं बांसों से अपने खेत में गन्ने का रस निकालने की मशीन तैयार कर देता है। मशीन तैयार करने के बाद वो गांव में वापस आता है और सभी गांव वालों को अपने खेत में चलने को कहता है। सभी गांव वाले श्याम सिंह के खेत में जाते हैं। सरपंच जी, ये देखिए गन्ने का रस निकालने की मशीन। गांव के सरपंच और बाकी लोग उस मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मशीन तो ठीक है, लेकिन गन्ने का रस निकालेंगे कैसे? ये चलेगी कैसे? सरपंच की बात सुनकर श्याम सिंह मुस्कुराने लगता है और अपने बैलों को एक बांस के डंडे से मशीन के साथ बांध देता है और उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है। बैलों के घूमते ही मशीन चलने लगती है। श्याम सिंह उसमें गन्ने डालता है और उस मशीन से ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस निकलना शुरू होता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब श्याम सिंह गांव वालों की मदद से गांव में 4 वैसे ही गन्ने का रस निकालने की मशीनें लगा देता है और इधर मेहुल चौधरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी गन्ने का रस निकालने नहीं आता और उसकी मशीनें जंग खाकर गल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है? अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना।
अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है। लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ, ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जिसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया? उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो, ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप? डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है।
डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया, वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा, ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा। एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना। मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है, लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा, ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक, मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की यह बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं।
अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ, अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक 4 दीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो, ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है। लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था, तभी जोर की आंधी आती है और उसका तिरपाल उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक 4 दीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। लालची रसगुल्ला वाला। राजेश गली गली जाकर अपनी साइकिल पर रसगुल्ले बेचता था। उसके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे। लोग उसके आने का इंतजार किया करते थे। अरे भाई राजेश, आज तो बड़ी देर कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से 2 प्लेट रसगुल्ले खिला दो। हाँ भाई, अभी लो। इस तरह राजेश दूर दूर तक साइकिल पर रसगुल्ले बेचने जाता था और लोग उसके रसगुल्ले खुशी खुशी खाते। उसकी कमाई तो अच्छी थी, पर अपनी कमाई से वह संतुष्ट नहीं था। वह और पैसा कमाना चाहता था। अरे, इस तरह गली गली घूम के पैसा कमाने में कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब मेरी अपनी दुकान हो और मैं वहाँ पर रसगुल्ले बेचूं। एक उपाय है मेरी नजर में। क्या उपाय है तुम्हारे पास? आपके रसगुल्ले सब बहुत खुश होकर खाते हैं। कब से आपने दाम भी नहीं बढ़ाए, थोड़ा दाम दुगना कर दीजिए और फिर देखिए फायदा भी दुगना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूँगा। अब से 5 रुपए का नहीं, 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेचूंगा। राजेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब सब लोग रसगुल्ले के दाम पूछते तो वो सकते में आ जाते कि अरे, एकदम से दाम दुगने कैसे हो गए। अरे राजेश, तुमने अचानक रसगुल्ले के दाम बढ़ा दिए। और बढ़ाए तो ठीक, लेकिन 1-2 रुपए बढ़ा देते। तुमने तो ठीक दुगने ही कर दिए भाई, ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं तो मत खरीदो, मेरे पास तो बहुत ग्राहक हैं भाई। और कुछ ही दिनों में उसके रसगुल्लों की बिक्री लगभग आधी रह गई। अरे, यह क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा लाभ दुगना होगा, लेकिन यहाँ तो बिक्री भी आधी हो गई। ये तो बड़ा नुकसान हो गया जी। लोगों ने रसगुल्ले खरीदने ही बंद कर दिए। मुझे ऐसा नहीं पता था। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, आप अपने रसगुल्लों के दाम फिर से कम कर दीजिए। हो सकता है सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाएं। ज्यादा कमाई के लालच में जो आ रहा था उसे गंवाना कोई समझदारी भी तो नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं कभी दाम नहीं बढ़ाऊंगा। इसी दाम पर हमेशा रसगुल्ले प्यार से बेचूंगा। और दाम घटाते ही उसकी बिक्री फिर से बढ़ गई
और उसके खोए हुए ग्राहक फिर से वापस आ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव-गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। मुंबई का बड़ा पाव वाला। गोविंद गांव से मुंबई अपने चाचा राम प्रसाद से मिलने आया था। राम प्रसाद एक मिल में मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। गोविंद को अपने चाचा के घर आए 1 हफ्ता हो चला था। एक दिन राम प्रसाद की पत्नी ने राम प्रसाद से कहा, अजी सुनते हो, पहले ही कम खर्चा था क्या, जो अब ये नया खर्चा हमारे गले आ पड़ा है। अरे भगवान चुप हो जाओ, नहीं तो वो लड़का सुन लेगा, 2-4 दिन घूमकर गांव चला जाएगा। उन दोनों की बात गोविंद सुन लेता है और घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन मुंबई की सड़कों, बाजारों और कई फैक्ट्रियों में काम मांगने के बाद वह थक हार कर समुद्र किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी अपने सिर पर एक टोकरी में बड़ा पाव लेकर बेच रहा था। राम प्रसाद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात है बबुआ, क्यों उदास लग रहे हो, कुछ खाया वाया नहीं है क्या बड़ा पाव खाओगे? गोविंद कुछ नहीं कहता और मायूस होकर उसे देखता रहता है। वह आदमी गोविंद को एक बड़ा पाव खाने को देता है। गोविंद बड़ा पाव खाकर उससे कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अरे बिटुआ, कौन हो तुम, यहाँ क्यों घूम रहे हो? गोविंद उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है, चाचा मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। अरे ठीक है बचुआ, कल से मेरे साथ आकर बड़ा पाव बेचो।
गोविंद अगले ही दिन उस बड़ा पाव वाले के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बड़ा पाव। गोविंद बड़ा पाव बनाते हुए अपने गांव के पकौड़े बनाने की तरकीब उसमें मिला देता है, जिसके कारण उसके बड़े पाव सभी लोग पसंद करते हैं। अरे वाह बेटा, ऐसे बड़े पाव तो हमने आज तक कभी नहीं खाए। अरे साहब, इसमें मुंबईया स्वाद के साथ साथ मैंने अपने गांव के मसाले भी मिलाए हैं। गोविंद शाम को अपने चाचा से कहता है, चाचा यह लो मेरी आज की पहली कमाई। अब मैं आप पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने बल पर इस शहर में कुछ बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और देखते ही देखते गोविंद मुंबई का वड़ा पाव वाला बन जाता है और मुंबई में ही रहने लगता है। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकालकर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया, तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा इतनी सी बात? अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां, पनीर, मेवे तो है ना? मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने दो लोगों की बात सुनी। मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था, मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ।
मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है। अंडे वाला राजन। जगतपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। उसका अंडों का व्यापार था। वह अपने गांव में कम दाम पर अंडे खरीदकर शहर में दोगुने दाम पर बेचता था। एक दिन उसका साला मनोहर उसके पास आया। जीजा जी, मुझे काम की आवश्यकता है, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम देंगे? काम तो तुम कुछ करते नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई काम करते नहीं देखा, बस हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, क्या काम कर पाओगे तुम? हाँ जीजा जी, मैं काम करूँगा, आप विश्वास तो करो। राजन ने मनोहर को अपने पास काम पर रख लिया। मनोहर देखो, ये अंडे पास वाली दुकान पर दे आओ। हाँ जीजा जी। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। मनोहर, आज तुम दुकान संभालो, मुझे बाहर अंडे सप्लाई देने जाना है। हाँ जीजा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ का सब काम संभाल लूँगा। जीजा जी, आप मुझे अंडे सप्लाई करने बाहर क्यों नहीं भेजते? मैं भी तो गाड़ी चला लेता हूँ। नहीं मनोहर, तुम अभी बहुत छोटे हो, समय आने पर मैं तुम्हें खुद भेजूंगा। और इस तरह काफी समय निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मनोहर ने राजन से कहा, जीजा जी, आज आप मुझे अंडे सप्लाई करने भेजिए, मैं सारा काम सीख के आया हूँ, मैं सारा काम अच्छे से करके आऊँगा। ठीक है राजन, आज तुम चले जाओ, पर गाड़ी ध्यान से चलाना। मनोहर खुशी खुशी टेम्पो लेकर चला जाता है, पर अपनी मस्ती में थोड़ी दूर जाने पर एक खंभे से टकरा जाता है, जिससे टेम्पो पलट गया और सारे अंडे टूट गए। जब राजन को पता चला तो वहां पहुंचा। ये क्या किया मनोहर तुमने? जीजा जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही ख्यालों में गुम होकर टेम्पो चला रहा था, इसी वजह से सब गड़बड़ हुई, मुझे माफ कर दो जीजा जी। ठीक है मनोहर, तुमने अपनी गलती मान ली, पर अब तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए कि कोई भी काम करो तो समझदारी से और संभल कर करो। हाँ जीजा जी। सीख, अपनी गलती मान लेने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरे समोसे कोई नहीं खाता, क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं, ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी, और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई, एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं, ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा हैं। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं। आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए।
अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस 1-2 बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब, तो कहाँ खड़ा करूं? मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। चंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा, ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा।
चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है। एक दिन वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे। अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे, और मन ही मन कामना करता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान हो गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया।